जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड भाजपा के नए कमांडर आदित्य साहू ने पंचमी के दिन अपना पदभार ग्रहण कर लिया ऑफिशियली और अब उनके नेतृत्व में झारखंड भाजपा चलेगी। झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने, मनोनीत होने, निर्वाचित होने, आप इसमें से जो भी टर्म अच्छा लगे यूज कर लीजिए, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं होती है कि भाजपा में निर्वाचन होता है कि मनोनयन होता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद आदित्य साहू ने कुछ उनका अभिनंदन टाइप समारोह था, जहां उन्होंने कहा कि जैसे मैं बना तो लोग मिलने आए, कोई ब्रेसलेट सोने का लेकर आया। तो ये सुना जब हमने, तो पंकज जी आपको भी याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास एक राडो घड़ी और एक थार की बड़ी चर्चा हुई और बहुत बहुत कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर। हालांकि कोई ऑफिशियली ना इसका खंडन आया, ना कोई एक्सेप्टेंस आया, आता भी नहीं है, लेकिन चर्चाएं थी। इन चर्चाओं को आदित्य साहू ने झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक तरह से कंफर्म कर दिया कि ब्राइब दी जाती है पार्टी के बड़े नेताओं को। क्यों दी जाती है, कौन लोग देते हैं और क्या उनका मकसद होता है, जरा आप बताएं, क्योंकि आप भाजपा की नब्ज पर हाथ रखते हैं और आपके पास जानकारियां रहती है, इसलिए भाजपा के लोग भी आपसे थोड़े नाराज क्षुब्ध रहते हैं। लेकिन क्या आदित्य साहू ने तो मुहर लगा दी इन बातों पर? आनंद जी, जानकारियां बहुत पत्रकारों के पास रहती है, लेकिन संबंध खराब होने के चक्कर में बहुत लोग सार्वजनिक नहीं करते। ये राडो घड़ी वाला और ये थार वाला मामला तो सही है जी। अब कोई पत्रकार किसी के साथ संबंध खराब ना हो इस वजह से कुछ नहीं बोल रहा है या नहीं कुछ लिख रहा है, तो ये उनकी मर्जी, उनका व्यक्तिगत मामला है। हम क्यों किसी को कहें कि भाई तुम पत्रकार हो, ये लिखना ही चाहिए। ना ना, कोई बात नहीं, अपना हाँ, अपना बार बार हाँ, अपना अपना मत है, बढ़िया है। सच्चाई ये है कि जब आदित्य साहू बने तो बहुत तरह की तस्वीरें आई होंगी। कुछ तस्वीरें बुलडोजर से उन पर फूल पुष्प वर्षा, ये सब तो सार्वजनिक रूप से थी। बार बार हम आदित्य साहू के बारे में एक बात कहते हैं कि वो आदमी आज का नहीं, 40 साल से वो राजनीति कर रहा है और देख भी रहा है। और कैलाशपति मिश्र जी के जमाने से लेके वो कड़िया मुंडा को भी देखा और फिर वो सब हो के नीचे से आया, मतलब बूथ प्रभारी से लेकर और आज प्रदेश अध्यक्ष तक। मतलब कि अगर आसान भाषा में कहें तो संगठन के अंदर हर घाट का पानी पी चुका है जी। तो उसको पता है कि कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे चमचागिरी किया जाता है, ये सारी बातें पता है। अब ये बात अगर उन्होंने कही है कि भाई कोई सोने का ब्रेसलेट लेके आ रहा है, कोई ये आ रहा है, तो मैं तो मानूंगा कि भाई वो सच कह रहे होंगे। मैं क्यों मानूं कि वो गलत बात कहेंगे, और आते भी हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एक बोकारो का यंग नेता आया। उस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में जाता था, आजकल चूंकि लोग नाराज रहते हैं तो आना जाना छोड़ दिया। तो उस वक्त एक बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे, संगठन का जिम्मा ये वो करने वाले, और वो आया और वो डायरेक्ट पत्रकारों के सामने ये कह रहा है कि अब मैं वो संबोधन करूंगा तो लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के वो कर दिया। वो कहा कि आपके लिए बहुत बढ़िया, भाजपा संघ में भाई साहब बोलने की परंपरा है, हम लोग समझ गए भाई साहब। हाँ, उसने कहा कि भाई साहब आपके लिए इतना बढ़िया कपड़ा का हम एक लाए हैं और इसमें कुर्ता हम एकदम सिला देंगे, खाली बहुत मजा आएगा। हम बाहर ये हाँ, बाहर हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये अदना शाह यंग टाइप का लड़का है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इतने बड़े नेता के केबिन में घुसता है और डायरेक्ट ये सवाल करता है। हिम्मत कैसे हो गई? आज से 10 साल 20 साल पहले किसी की इतनी मजाल नहीं थी, डायरेक्ट डीलिंग, और वो भी सबके सामने, जबकि उसको पता है कि पत्रकार भी बैठे हुए। इसके बावजूद मैं उसी समय समझ गया कि या तो भाई साहब गड़बड़ हैं और नहीं तो किसी ने उससे हिम्मत दी है। और क्या हो सकता है? तो ये तो होता है, कोई कुछ भी कहते रहे। हाँ, आदित्य साहू के बारे में एक बात जरूर बोलूंगा कि चाहे लाख उन पे लोग इल्जाम लगाए कि भाई एक बार चुनाव लड़ा तो बढ़िया वोट नहीं आ सका, ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि चलो संगठन नहीं चला सकेंगे, ये जो भी कहना है कहते रहें, लेकिन आदित्य साहू 40 साल में इधर एक गैंग के चक्कर में तो छोड़ दिया जाए 2-3 साल को, तो बाकी के 40 साल के 37 साल एकदम क्लीन है कि नहीं? गैंग के चक्कर में कुछ समझाइए नहीं, एक आध बार बदनाम करने की कोशिश की उनको, लेकिन चिपका नहीं। और मुझे पता है कि कौन लोग थे उस साजिश में शामिल आदित्य साहब को बदनाम करने वाले में।
लेकिन मैं बोला ना कि मेरे से तो ऐसे ही इसलिए तो खार खाते हैं कि देखिए ऑन स्क्रीन मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी के अंदर ही दो नेता ऐसे थे कि जो आदित्य साहू को बदनाम करना चाहते थे इसलिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाए। और जब जब इस तरह की चर्चा आती थी ना, तब तब इस तरह का कोई साजिशें होती थी। जी। कभी कोई अलग लेकिन अलग तरह का शब्द गढ़ता था, कोई हनी कहता था, तो कोई क्या कहे तो क्या कहे, और सबको पता है कि वो कौन था उसके पीछे। लेकिन यही बात है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस डर से नहीं बोलेंगे कि उनका करियर है, और बाहर वाले पत्रकार इस डर से नहीं बोलेंगे कि संबंध बढ़िया रखना है। लेकिन आदित्य साहू पे चिपका नहीं वो चीज। और एक बात मैं बताऊं कि एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इस साजिश के निर्माणकर्ता मतलब और पालनकर्ता और संहारक सब एक ही, फंसाया भी, बचाया भी, और फिर वो पैसे भी दिलवाए, सब एक ही आदमी ने। ये चल रहा था। अभी क्या हुआ कि बिल्कुल सही है कि एक तो प्योर झारखंडी आदमी बना है, दूसरा कि 40 साल संगठन में काम करके बना है, तीसरा कि एक लॉबी थी जो बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन चली नहीं, बहुत तरह का प्रपंच रचा गया, वो कहानी फिर कभी, लेकिन बने आदित्य साहू। बहुत सारे लोग, मैं पूछ रहा था कि भाई क्या है आपकी क्या राय, उन्होंने कहा कि भैया एक चीज तो मैं कहूंगा कि ये आदमी अगर किसी को बना नहीं सकता तो बिगाड़ेगा तो कभी नहीं, नुकसान कभी नहीं करेगा किसी का पार्टी में। जी। लेकिन मूल ये सवाल भाव वही है, कार्यकर्ता समझ रहे हैं। मूल सवाल है कि आखिर ये जो महंगे तोहफे देता कौन है, क्यों देता है, क्या मकसद होता है? नहीं, मकसद यही है कि भाई किसी को पद चाहिए संगठन में, किसी को टिकट चाहिए, तो अभी से फील्डिंग लगा रहा है कि भाई संबंध बढ़िया करना है तो इनको ऑबलाइज कर दो। ऑबलाइज करने की राजनीति तो चलती ही है, और ऑबलाइज कर करके कितने कितने कहां कहां पहुंच गए। पैसे को दिखा दिखा कर बहुत संगठन, बहुत लोगों ने बहुत सारे काम निकलवाए हैं, और ऑबलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि अब तक जो भी बाकी लोग, देखिएगा मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, अंडर प्लेयर जो होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं क्रिकेट के टर्म्स में, जिससे उम्मीद नहीं होती लेकिन बढ़िया पारी खेल जाता है, अंडरडॉग बोलते हैं ना उसको, अंडरडॉग, डार्क हॉर्स, यही सब होता है डार्क सर। हॉर्स। हाँ यही तो, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि अंडरडॉग या डार्क हॉर्स साबित हो। और हाँ, जो कि दूसरा इसका पहलू यह है कि अनुभवी तो है, दूसरा पहलू यह है कि इनके किसी से खराब संबंध नहीं है, अगर किसी का के तरफ नहीं है तो किसी के खिलाफ भी नहीं है, इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन, इंक्लूडिंग जेएमएम, खराब संबंध नहीं है इनके साथ, इनसे किसी को खतरा नहीं है। हेमंत सोरेन को भी खतरा नहीं है कि भाई ये आएगा तो ये करेगा, तिकड़म तो पलट जाएगा, ये सब कुछ नहीं। जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन इसका देखिए संगठन में तो कोई जनाधार का महत्व भी नहीं है, क्योंकि संगठन में तो बिल्कुल आपको काम संगठन का करना है, महत्व है, संगठन का काम कौन कर रहा है। और बिल्कुल लोगों से काम अच्छे जगह पे अच्छे लोगों को रखकर वहां काम कराना है और रिजल्ट देना है। जनाधार वाले नेता बिल्कुल अलग लेके होते हैं, वो संगठन में अच्छा करे जरूरी नहीं है। उसी तरह से जो संगठन का माहिर व्यक्ति हो वो पॉपुलर हो, जनाधार वाला हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच नहीं हो सकता। और कई बार जो ऐसे कोच रहे जिन्होंने खिलाड़ी के रूप में कुछ नहीं पाया लेकिन कोच के रूप में काफी ख्याति अर्जित की है, तो ये बहुत अच्छा। संगठन का मामला है। तो इस पर ठीक है, तो आगे चलकर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल आदित्य साहब के बनने से बने कि क्या जो भाजपा के स्थापित 4-5 नेता थे, अब उनको राजनीतिक रूप से क्या पूर्ण विराम उन पर लग गया, क्या उनको फुल टाइम विश्राम करना चाहिए, या वो रणनीतिक रूप से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, किस रूप अब उनकी भूमिका क्या रह जाएगी, मेंटर बनेंगे, नए नेता तैयार करेंगे, बीजेपी के लिए जो जो उसकी जमीन चली गई है उसको फिर से वापस लाने के लिए लगेंगे, क्या आखिर आपको दिखाई देता है कि नेताओं का क्या रोल रह गया इनमें से? अब कोई क्या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा पहुंच पाएगा? ये सब भी कई सारे सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। ने स्थापित नेता में से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उम्र जिनकी हो गई है, और मैं साफ साफ बोलता हूं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या रघुवर दास हो या चंपई सोरेन हो या लॉबिन हेम्ब्रम हो, मुझे नहीं लगता कि अगला जो 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा उसमें इनमें से किसी को मौका मिलने जा रहा है, स्पष्ट रूप से। हो सकता है कि रघुवर दास चूंकि अपनी बहू को के जरिए अभी राजनीति में है, तो वो ये तरीके से हो सकता है,
लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेता होगा जिसको मजबूरी है देना कि उसको नहीं देंगे तो वो सीट हार जाएंगे, तब तो पार्टी दे देती है, उसमें कोई उनका क्राइटेरिया नहीं रहता, जैसे मोदी जी। लेकिन जिसको पता है कि इसको देंगे या नहीं देंगे कोई फायदा नहीं होगा, और पुराने नेता है, बड़े नेता है, तो अहम भी बड़ा होता है जी। होता ही है स्वाभाविक तौर पे कि भाई अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री बन गया है तो वो अब लगता है कि यंगस्टर्स के साथ क्या काम करे अब। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक चेंज हो रहा है बीजेपी के अंदर, आपको कुछ दिनों में वो महसूस होगा जब ये सारे बदलाव हो जाएंगे तो, कि और जिनकी वजह से पार्टी में गुटबाजी है तो वो गुटबाजी भी हट जाएगी। जब यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या का गुटबाजी, ये है। वैसे में क्या होता है जब इस तरह का ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है, तो किसी भी पार्टी में देखिएगा तो बड़ी स्थिति खराब सी हो जाती है, चाहे अखिलेश या मुलायम वाला झगड़ा वो सोचिए, या फिर लालू परिवार में जो चल रहा है, या फिर जब आडवाणी से मोदी का जो ट्रांजिशन हुआ था तो आप देख रहे थे अटल जी थे, बीच के ट्रांजिशन फेज में आडवाणी आया तब मोदी आए, तो ये होता है। उस वक्त परफॉर्मेंस थोड़ा खराब दिखेगा, अभी भी वो दिख रहा है। लेकिन जब इस झंझावात से, जब पूरा मंथन, समुद्र मंथन से अमृत निकले, विष निकले, मुझे नहीं पता, लेकिन जब नया कोई निकलेगा या उस तरीके का, तो अचानक राजनीति में ऐसा होता है कि एक पोटेंशियल वाला चेहरा दिखा, उसके पीछे पूरी संगठन लगे उसका चेहरा चमकाने के चक्कर में, और अचानक पार्टी का प्रोस्पेक्ट अच्छा हो जाता है जी। ये अभी जो वर्तमान लीडरशिप है, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज होंगे, चाहे बाबूलाल मरांडी के समर्थक हो या अर्जुन मुंडा के समर्थक। अर्जुन मुंडा के बारे में ये बोलूंगा कि अभी एज फैक्टर उनके साथ है, मैं उनको बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा अभी, कि हो सकता है कि पुरुष का भाग्य कब जागता है कोई नहीं पता, तो उनको मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख देता हूं। लेकिन बाकी जो है, चंपई सोरेन हो गए, या फिर रघुवर दास हो गए, या बाबूलाल मरांडी हो गए, या लोबिन हेम्ब्रम हो गया, इस तरह के जितने बुजुर्गवार नेता हैं जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, निर्भय शाहबादी वगैरह गिरिडीह में से लड़ते रहे, मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। एक आध लोग राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, राज्यपाल एक तो बन गए हैं रघुवर दास, और तो एक रेयर केस ऐसा है, हाँ एक रेयर केस ऐसा है पूरे बीजेपी के इतिहास में कि बेबी रानी मौर्य थी जो कि राज्यपाल थी, तो बाद में लड़ाया गया, लेकिन वो अपरिहार्य थी, वहां पे उनको लड़ाना मतलब पार्टी के लिए फायदेमंद था। बाकी तो मुझे तो ऐसा अभी नहीं लग रहा है, अगर मिल जाए तो बिल्ली के भाग से छीका टूटा, भाई कोई होता है ना कि अगले 4 साल तक चुनाव होना नहीं है, ना लोकसभा का ना विधानसभा का, तो पार्टी के जो नेता लगभग रिटायरमेंट के कगार पर, जैसे बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है, अभी कार्यकाल उनका है, ठीक है, ये टर्म रह जाएंगे, ये टर्म रह जाएंगे। रघुवर दास राज्यपाल बन चुके, हट चुके, दोबारा बनाए जाएंगे, अब कोई बनाए दोबारा, हालांकि एक ही राज्य से उनको 2 बार बनाया जाएगा इसकी संभावना कम है, अगर सीधा रहते हैं तो हो सकता था पॉइंट हो जाते, तो बच गए हैं अब 1-2, चंपई सोरेन बच गए जिनको बनाया जा सकता है, क्योंकि चर्चा है कि झारखंड से कोई नेता राज्यपाल बनेगा, कौन बनेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन एक चर्चा होती है झारखंड और आदिवासी होगा, तो मधुपुरा तो मैं और बता रहा हूँ, एक चीज मैं और बता रहा हूं कि बीजेपी ने राज्यपालों को लेकर जितने एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे जिन लोगों को राज्यपाल बनाया है जो बिल्कुल संघनिष्ठ नहीं थे, जैसे बाहर से पार्टी से आए थे, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, वो समाजवादी विचारधारा से थे, और एक किसी तरह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे सत्यपाल मलिक, तो वो हाथ जला चुकी है। अगर ऐसा किसी नेता को बना देते हैं राज्यपाल और वो वहां जाकर फिर अलग तरह की राजनीति शुरू कर दे, तो अब एक चर्चा हुई है बीजेपी में कि अब भाई इस तरह के जो संवैधानिक पदों पर जिसको हम बैठाएंगे तो उसका भाई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड बिल्कुल चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिटायरमेंट के बाद आके हमारी पार्टी का बैठा बैठाना शुरू कर दे। सत्यपाल मलिक ने किया ना, तो दूसरा सत्यपाल मलिक तो अब नहीं क्रिएट करेंगे, इसलिए ज्यादा जो बोलने वाला रहता है उस सबसे बचते हैं पार्टी इस तरह के पद देने से पहले। तो मैंने इशारा कर दिया है, बाकी तो जनता जान ही रही है। हर आदमी आरिफ मोहम्मद खान नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल आरिफ मोहम्मद खान ने पद पे जाने के बावजूद वो रखा, मान कम से कम रखा कि जिन्होंने बनाया था उसके लिए तो है, बिल्कुल। लेकिन ये जो 2 घटना हुई ना, धनखड़ वाली और सत्यपाल मलिक वाली, उसे एक इंटरव्यू में अमित शाह कह भी रहे थे कि कुछ मतलब कि हुआ है हमसे भी गलती, हाँ। कि हमने जिस पे भरोसा करके जिनको बनाया, बाद में पता चला कि वो हटने के बाद पता चला कि पार्टी को ही लेके बैठ गए। तो झारखंड में वैसे अगर कोई नेता मान लिया कि कोई बनाया और फिर आके यहाँ राजनीति करने लगा, तो फिर क्या कीजिएगा वैसे में? हाँ, वो लोग राज्यपाल बने हैं,
प्लेटफॉर्म तो की तरह राज्यपाल यूज बनने करने के बाद लगते आराम हैं। से रहे, बिल्कुल 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 हम्म, प्लेटफॉर्म की तरह यूज करने रहते हैं। तो जी आपका एक जवाब ये भी है रघुवर दास जी के बारे में हो या फिर चंपई सोरेन, रघुवर दास जी का इस सेंस में कि वो फिर आके राजनीति में एक्टिव तो नहीं हो जाएंगे, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। जी दूसरी आशंका यह है कि चंपई सोरेन या लॉबिन हेम्ब्रम आइडियोलॉजिकली इतने प्रतिबद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के कि राज्यपाल बनाया जा सके। एक सिर्फ संभावना बाबूलाल मरांडी की दिखती है, लेकिन वो भी एक बार तो छोड़ के जा चुके हैं पार्टी, तो बिल्कुल। असंतोष तो जाहिर कर ही चुके हैं। और अभी अब और अभी बाकी उनको बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी तो विधायक का कार्यकाल उनका बचा है। बिल्कुल अभी 5 साल तो 4 साल तो इस टर्म में तो कम से कम रहेंगे ही, तो कोई मतलब हाँ है नहीं। अब बाकी कोई ऐसे संघ किसी को ढूंढ के बना दे तो जो कि इस तरह का संघनिष्ठ व्यक्ति हो जो कि अभी कहीं किनारे पड़ा हुआ, तो वो अलग बात है। वो मोदी शाह का वो सर्च इंजन बहुत स्ट्रांग है, कहां से क्या निकाल के किसको बना देंगे, किसको पद्म हाँ भूषण किसको पद्मश्री दे देंगे, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जिसके बारे में आप कह रहे हैं या यहां जिसके बारे में चर्चा है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई बनेगा, और न इनमें से कोई अगले टर्म में जैसे 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा या फिर जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें टिकट, तब तक उम्र भी हो जाएगी ना सबकी। जी, सब 70 मतलब कुछ 75 पहुंच जाएंगे, कुछ 70 के लपेटे में घुस जाएंगे, और वो बिल्कुल आग भी कम हो जाती है। तो भाजपा के पास ये 4 साल का समय भी है, ये नए प्रदेश अध्यक्ष है, एक नई टीम खड़ी करें और कुछ नए ऊर्जावान नेताओं को भी सामने लाएं, उनको भी मौका दें जो अभी हाशिए पर है या जिनको पूरा चल मौका रहा नहीं है मिला। आनंद जी, आनंद जी जी काम चल रहा है। कुछ लोगों को लगाया गया है कि अलग अलग जिलों से कुछ उस तरह के लोगों की पहचान कर बताई जाए जिनमें स्पार्क है, जो कि पार्टी का फॉर्चून बदल सकते हैं। उसमें हर कास्ट हर क्रीड हर तरह का महिला पुरुष सब लगे हुए हैं लोग। अब पता नहीं कि अगर ईमानदारी से, क्योंकि उनको तो पता है 2-3 तरह से वो लोग पता करते हैं कि भाई जिसके बारे में एक आदमी दिया है वो सही है कि नहीं। वो प्रक्रिया जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगी आपको आदित्य साहू के इस कार्यकाल में, और कुछ नए यंग लीडर देखेंगे जो कि बहुत खबरें बनाएंगे या फिर वो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और उनको ग्रूम करने की अब योजना है कि भाई अगली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए। और नितिन नवीन से शुरुआत तो हो ही गई है ना कि फिर धीरे धीरे यंग 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 की बात चलने लगेगी। और कुछ कुछ का तो अभी नगर निकाय के चुनाव में ही टेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसे कुछ बिल्कुल जगह बिल्कुल जैसे रांची में बिल्कुल अभी, नगर निकाय का चुनाव महत्वपूर्ण है। रांची में, मानगो में, ये सब जो देवघर में जब चुनाव हो रहा है तो वहां भी मौका है पार्टी के सामने कि वैसे युवाओं जिनमें प्रतिभा है उनको खड़ा कराया जाए, उनकी उनकी जो क्षमता है उसको टेस्ट किया जाए। तो चलिए अब महिलाओं के लिए भी क्योंकि अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें 33% महिला आरक्षण लागू रहेगा, तो हर तीसरे सीट पे एक महिला चाहिए। तो यहाँ भी इसी सबक के बहाने सर्च भी हो जाए कि किसमें कितना ये है। तो एक आशा कुछ लकड़ा ऐसे उभर रही थी, आशा लकड़ा तो अच्छा खासा उभर रही थी, लेकिन उनको फिर पता नहीं क्यों उनको किनारे कर दिया गया। उसका कारण आपको कुछ पता है? कारण तो ये है कि अब क्या बताए, एक कार्यक्रम था कलकत्ता में और फिर वो एक होटल में गई और वहां स्लीपर नहीं मिला, और फिर वो हम्म चीख चिल्ला रही थी और गलती से बगल में संघ के एक बहुत पुराने बड़े नेता मौजूद थे, और फिर वहां से फिर रिपोर्ट गई और फिर पता चला कि भाई वो बहुत अमित शाह के करीबी थे। तो चर्चा करते हैं, मैं तो वहां था नहीं, लेकिन हम्म। फिर वो पता है कि भाई एटीट्यूड थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, तो बहुत वो तरह से भाई परख होती है। वो तो समस्या है। और रांची की जब मेयर थी तभी भी वो कहीं कहीं उलझ हाँ, जाती थी। ट्रैफिक पुलिस वाले से एक बार उलझ गई थी कि मैं मेयर हूं तुम कैसे रोक दिया, तो ये सब और मतलब दूसरे बीजेपी में अवॉइड करना पड़ता है। अगर नगर यही आयोग, समाजवादी पार्टी में हो या जी आरजेडी में हो तो ये आपका एसेट है। हाँ अगर किसी ब्यूरोक्रेट से लड़ गए या किसी कर्मचारी से लड़ गए तो वहां पे ये एसेट है। लेकिन बीजेपी के अंदर फिर लायबिलिटी होती है कि नहीं, वहां आपको काम भी निकालना है, लेकिन अपने तरीके से, मतलब सभ्य भाषा में। वहां मतलब थोड़ा सा उत्तेजना में गाली गलौज ये सब थोड़ा सा अवॉइड करती है पार्टी। चलिए, ये तो एक नई जानकारी मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों के लिए होगी कि आखिर आशा लकड़ा जो इतनी तेजी से उभर रही थी, सह प्रभारी थी, बंगाल की राष्ट्रीय सचिव थी बीजेपी की, आखिर वो अचानक से सक्रिय राजनीति से उनको हाशिए पर क्यों भेज दिया गया एसटी कमीशन का मेंबर बनाकर, जो कि कोई बहुत स्मृति बड़ा। ईरानी ने इनको बहुत प्रोजेक्ट करवाया था, स्मृति ईरानी ने इनको बहुत मदद की थी उस वक्त। अब भाई वो अब भी हार गई तो थोड़ा सा वो भी लो प्रोफाइल हो गए, तो भाई जब अपना खंबा ही चला गया तो बाकी भी स्लो हो ही जाते हैं। जब जब बम्बू ही उखड़ गया तो फिर तब्बू कहाँ से बचेगा, एक समस्या है भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो
चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और दर्शकों को भी जानकारी मिली होगी। भाजपा के पास 4 साल का वक्त है और इस 4 साल में देखना होगा कि इस नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी अपने आप को कितना खड़ा कर पाती है और अपने खोए जनाधार को कितना वापस हासिल कर पाती है। पंकज जी हमसे बात करने के लिए आए और इनसे बात करना हमेशा ही रोचक होता है। दर्शकों की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कुछ तो हम जानते हैं कि क्या आएंगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रतीक्षा भी करते हैं कि पंकज जी की राय क्या इन मुद्दों पर रहती है। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं तो अगर दे सकते हैं। एक पर आदर्श जी, एक प्रतिक्रिया तो कॉमन है कि बीजेपी का दलाल है, तो अब तो ठीक है, वो तो मैं भाई ठीक है मान लिया। अब आगे की बात उसके बाद हाँ, वाला। वो कुछ लोग हैं जिनका काम लिख देना है। जैसे अभी कुछ कह दीजिए हाँ तो कोई लिख देगा कि जेएमएम का दलाल है, कोई लिख देगा बीजेपी का हाँ, दलाल है। हाँ, तो अगर सभी लोग वो लिख रहे हैं चलता बोले तो ठीक है, मतलब हम लोग सही ट्रैक पर हैं कि अगर कोई जेएमएम का लिख देता है, कोई बीजेपी का लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, तो ठीक है भाई, अपनी अपनी राय है। लेकिन मर्यादा रखें भाषा की, क्योंकि भाषा से ही आपके संस्कार और आपके लालन पालन की झलक मिलती है। तो जो भी बात कटु से कटु बात कहिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर बरकरार रखिए, सभ्यता में अपनी बात कहिए। हम स्वागत करते हैं आलोचनाओं का भी। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर चैनल अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।